नपुंसक। आरुषि ने अपनी कालाई घड़ी पर नजर डाली तो देखा 8:30 बज चुके थे। उसका शरीर थक कर सुर हो गया था। उसने हॉल की दीवारों पर नजर डाली तो पाया केवल 5 पेंटिंग बची थी। उनमें से भी 3 अनिरुद्ध के चाचा जी अपने फार्म हाउस पर ले जाएंगे। मन ही मन खुशी होती। आरुषि की नज़र अनिरुद्ध पर पड़ी जो उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था, पर तन मन धन से उसका साथ दे रहा था। उसके मन ने खुद से सवाल किया, कैसे चुका पाऊंगी इस आदमी का उपकार? क्या नहीं किया इसने मेरे लिए? उसके मन में अनिरुद्ध को लेकर जाने कैसे कैसे विचार आ रहे थे। तभी अनिरुद्ध का फोन बज उठा और आरुषि की विचार टुंड्रा टूट गई। जैसे ही फोन पर बात समाप्त हुई, अनिरुद्ध उसके करीब आया और आंखों में आंखें डालकर बोला, कैसा लग रहा है आरुषि? पहली प्रदर्शनी में ही तुमने झंडे गाड़ दिए। एक ही हफ्ते में तुमने लाखों कमा लिए। अनिरुद्ध का अब से तुम पर आना आरुषि को अच्छा लगा। वो बोली, अनिरुद्ध, यह तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा, वरना मैं जिस परिवार से हूँ उसके लिए तो यह सब कुछ करना संभव नहीं था। आरुषि की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए अनिरुद्ध ने कहा, आरुषि, कहाँ खो जाती हो तुम? कोई परेशानी है क्या? इस तरह उदास रहोगी तो मैं तुम्हें पार्टी कैसे दे पाऊँगा? कल मैं तुम्हें तुम्हारी सफलता पर एक पार्टी दूंगा। सर, कल किसने देखा है? आरुषि बोली, इसलिए आज ही मैं आपको पार्टी दे देती हूँ, पर तुम अपने घर खबर तो कर दो। अनिरुद्ध अस्कसा कर हैरानी से बोला, मैं घर पर बताकर आई थी कि आज मुझे देर हो जाएगी। आरुषि के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। अनिरुद्ध ने फौरन आर्ट गैलरी से आरुषि की बनाई पेंटिंग सावधानी से उठवाकर अपने ऑफिस में रखवा दी। उसके बाद जेब से चाबी निकालकर आर्ट गैलरी का ताला लगाया और आरुषि के साथ रेस्टोरेंट की ओर चल दिया। कार में बैठी आरुषि मन ही मन सोच रही थी कि काश रेस्टोरेंट और दूर हो जाए ताकि अनिरुद्ध के साथ यह सफर समाप्त ना हो। उसके चेहरे पर रह रह कर मुस्कुराहट आ रही थी, पर उसने खुद को परंपरा और आदर्शवादी के आवरण से ढक रखा था। आरुषि, तुम्हें रात में 9 बजे मेरे साथ आते हुए डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद डरने की उम्र को मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। तो क्या अब तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। डर लगता है, पर अभी तुमसे नहीं लग रहा है। अचानक आरुषि भी आप से तुम पर आ गई थी। इसे इसका आभास भी नहीं हुआ था। ऐसे ही बातें करते दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। पार्किंग में कार खड़ी करके अनिरुद्ध आगे बढ़ा तो अचानक ही उसने आरुषि का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने भी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि जो आभूषण आरुषि ने ओढ़ रखा था उसे उतार फेंका। उसकी पकड़ को उसने और कसकर पकड़ दिया। दोनों ने मन ही मन इस रिश्ते पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। आरुषि के चेहरे पर वही भाव थे जो अब से 15 साल पहले तब आए थे जब राघव ने उसे 3 अक्षरों के साथ प्रेम का इजहार किया था। वैसे ही आज उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। कनपट्टी लाल हो चुकी थी। कनपट्टी उंगलियां बार बार चेहरे पर आ रही जुल्फों को पीछे कर रही थी। उसकी जुल्फों को अनिरुद्ध ने कान के पीछे करते हुए कहा,
लो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दे रहा हूँ। तब आरुषि को लगा काश उसका हाथ चेहरे पर ही रुक जाए। ऐसा सोचते हुए आरुषि ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरु अपनी आंखें खोली। मुझे यह सब अपना लग रहा है। क्या तुम्हें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है? अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर मानो वह आकाश से उड़ती हुई जमीन पर आ लगी। उसकी आंखें एक झटके में खुल गई। वास्तविकता के धरातल पर आते ही उसे अपने से जुड़ी सभी बातें याद आने लगी। अतीत की बातें याद आते ही आरुषि के माथे पर पसीने की छोटे छोटे बूंदें उभरने लगे। उसे लगा उसके परिवार के बारे में जानकर अनिरुद्ध उसे तुरंत छोड़ देगा। आरुषि की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए अनिरुद्ध बोला, कहाँ हो जाती हो तुम? सर, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आरुषि के चेहरे पर गंभीरता देखकर वो भी कुछ गंभीर हो गया और बोला, कहो, क्या कहना चाहती हो? फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आरुषि ने अपनी बात कहनी शुरू की। मेरे पापा का नाम करण राजनाथ है। वो रिटायर्ड सिविल इंजीनियर है। करीब 40 साल पहले उसका विवाह कनकलता नाम की एक लड़की से हुआ था। वो लड़की रूप रंग में बेहद साधारण थी। विवाह के कुछ समय बाद ही उसने एक लड़की को जन्म दिया और उसके ठीक 1 साल बाद दूसरी लड़की को जन्म दिया। चूंकि कनकलता रूप रंग में साधारण थी और गंवार भी थी, इसीलिए करण राजनाथ का मन उस औरत से बिल्कुल हट गया था। जब वो तीसरी बार गर्भवती हुई तो करण ने उसे अपने गांव छोड़ दिया। गांव में तीसरे प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। अब करण राजनाथ की दोनों बेटियां अकेले रह गए। करण राजनाथ की दोनों बेटियों में बड़ी बेटी मैं हूँ और छोटी बेटी मेरी बहन है। मेरी माँ को गुजरे अभी कुछ महीने ही बीते थे कि मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसका नाम अर्चना है और हम उन्हें मौसी कहकर बुलाते हैं। पहले तो उन्होंने हमें प्यार नहीं किया, पर जब पता चला कि वो माँ नहीं बन सकती तो उन्होंने हमें प्यार देना शुरू कर दिया। शायद बेटी की चाह या कहे औरत की लत पड़ जाने की वजह से मेरे पिता का मन अर्चना से भी दूर होता चला गया। उनकी नज़र अब एक विधवा पर थी जिसके पहले से ही सिर्फ 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। रूप रंग में वो विधवा सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर मेरे पिता रिस उठे और उससे तीसरा विवाह कर लिया। 3 कमरों के छोटे से घर में वो 3 प्राणी और आ गए। मौसी और उस औरत में खूब लड़ाई होती थी। उस लड़ाई में मैं और मेरी छोटी बहन बिल्कुल दब कर रह गए। उस समय मेरी उम्र कई 12 साल की रही होगी। मैं अक्सर रोती रोती अपनी माँ की तस्वीरें बनाती रहती थी। नतीजा यह निकला कि मैं चित्रकार में निपुण होती चली गई। उस कच्ची उम्र में मुझे पता चला कि मेरी तीसरी माँ, जिसका नाम किरण था, उस बच्चे बन होने का ऑपरेशन पहले से ही करवा रखा था। किरण के कोई पुरुषों से शारीरिक संबंध रह चुके थे और इसी बात को लेकर वो अक्सर मेरे पिता से पिट जाया करती थी। कुछ समय बाद ही
मेरे पिता का तबादला जयपुर हो गया। जयपुर जाते समय वो बहुत खुश थे। शायद अर्चना और किरण को अपनी आज़ादी प्रिय थी और अर्चना को अपने पति से अक्सर पीटने का डर था। पिता तो चले गए, पर जाते समय उन्होंने एक नज़र भी हमारी ओर नहीं देखा। हम दोनों बहनें फिर से अकेले हो गए। अर्चना मौसी कभी कभी हमें कोसती, कभी कभी प्यार करती। बस यूं ही समय बीतता चला गया। पिता का मन जयपुर में लग गया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ एक और औरत मिल गई थी। वो उन्हीं के ऑफिस में कार्यरत थी और उनसे वरिष्ठ थी। पापा ने उस औरत को अपने मोहजाल में फंसाया और उससे विवाह रचा लिया। वो औरत मेरे पापा के प्यार में ऐसे पागल हुई कि अपना मकान भी उसके नाम कर दिए। तब से लेकर अब तक जयपुर में ही सुना है। वहाँ पापा के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। क्या तुम्हें अभी उसकी कमी महसूस नहीं होती? अनिरुद्ध ने बीच में टोकते हुए कहा। सर, वो उसकी बात का जवाब देने वाली थी कि अनिरुद्ध बोल पड़ा। तुमने मुझे क्यों सर कहा? जब तक हम दोनों किसी रिश्ते में नहीं बन जाते, तब तक आप मेरे लिए सर ही रहेंगे। तो तुम भी मेरे साथ बनना चाहती हो? उसने आरुषि की आंखों में आंखें डालकर पूछा। कोई जबरदस्ती नहीं है सर। मैं जिस परिवार से हूँ, उस परिवार के किसी भी सदस्य से समाज का कोई व्यक्ति संबंध बनाना तो दूर साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता। जिस लड़की के बाप ने 4 शादियाँ कर रखी हो, उस लड़की को लोग देखना तो पसंद नहीं करते, पर उसका इस्तेमाल जरूर कर लेते हैं। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आरुषि बोली। हमारी मौसी ने भले ही हमें मन से पसंद ना किया हो, पर हमें संभाल कर रखा। इस उम्र में आपको समझ में आता है कि उसका व्यवहार रोक की है। उन्हें एक बात का दुख जरूर लगता है कि वो हमारी शादी नहीं कर पाए। पैसे की कमी आते तो वो देती है। शुरू में तो पिताजी पैसे भेजते थे, पर कुछ समय बाद उन्होंने पैसे भेजना एकदम बंद कर दिया। सुनने में आया था कि मेरी तीसरी माँ किरण ने पापा को खर्चे के लिए नोटिस भेजा था। पापा ने हम तीनों का खर्च बंद करके उन तीनों का शुरू कर दिया। पहले तो मौसी घर से दूर एक कॉलोनी के कुछ घरों में काम करती थी, पर जब यह बात मोहल्ले में फैल गई तो उन्होंने वो काम बंद करके कपड़े सिलना शुरू कर दिया। तब तक हम दोनों बहनें भी बड़े हो गई थी। हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा मन शायद चित्रकार बनने का इंतजार कर रहा था। इसमें मेरी मदद की मेरी मौसी, बहन और मेरी जुनून ने। नतीजा तुम्हारे सामने है, पर अब लगता है मेरी उम्र कुछ ज़्यादा ही हो गए। मेरे साथ की लड़कियों के बच्चे भी 15 साल के हो गए हैं। एक मैं हूँ, अभी भी वो ही हूँ जहाँ 20 साल पहले थी। आज मेरे पास सभी कुछ है। एक माँ, सौतेले ही सही, छोटा सा अपना घर, पर नहीं है तो प्यार। छोटी सी बहन ने भी कोर्ट मैरिज करके अपना घर बसा लिया और खुशी से रह रही है। मौसी ने मेरा घर बसाने की कोशिश तो की, पर मेरी 40 से पहले मेरे पापा के कारनामे वहाँ पहुँच जाते थे। लड़कियों की देखा देखी में मेरी उम्र 30 से ऊपर की हो चली थी। मैंने मौसी को शादी करने
से साफ इनकार कर दिया था। मौसी मुझसे पूछती थी कि आरुषि, सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगी? मेरा जवाब होता था कि मौसी, तुम तो शादी करके भी अकेले रह रही हो। मैं बिना शादी के रह लूँगी। मन से कम इतनी तसल्ली तो है कि मुझे कोई धोखा नहीं दे रहा। बेचारी मौसी भी निरुत्तर हो जाया करती थी। आरुषि, तुमने अपने पापा को वापस बुलाने के लिए या खर्चे के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लिया। जिस औरत के पास हमारी किताबों के पैसे तक नहीं होते थे, वो वकील के पैसे कहाँ से लाती? आरुषि ने लाचारी जाहिर करते हुए कहा। सर, आपको मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। मेरे जीवन का एक एक पन्ना आपके सामने खुल गया है। आप जो भी फैसला करोगी मुझे खुशी खुशी मंजूर होगा। आरुषि, तुमने तो अपने पन्ने मेरे सामने खोल कर रख दिया, पर मेरा भी एक पन्ना है जो किसी के भी सामने नहीं खुला है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम अपनी ज़िंदगी की स्वयं मालकिन हो। बस इतनी सी प्रार्थना है कि मुझसे दोस्ती कभी मत तोड़ना। इतना कहते हुए अनिरुद्ध की आंखों में पानी आ गया। दबदबाए आंखों से छत की ओर देखते हुए उसने पुनः कहना शुरू किया। आरुषि, मैं एक निपुण पुरुष हूँ और संतान पैदा करने में अक्षम हूँ। मुझे माफ़ कर दो आरुषि, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो और यह बात मुझे पहले ही बता देना चाहिए थी, पर मैं डर रहा था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। वैसे तुम अभी भी जा सकती हो। मैं अपने दिल को समझा लूँगा। यह सुनकर आरुषि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कानों में मानो पिघला शीशा डाल दिया गया हो। जीवन का आधा हिस्सा तो दुख कलह कलेश में बीत गया। दामन में कस्तूरी के अलावा कुछ था ही नहीं। जिसका बाप चरित्रहीन हो, उसकी औलाद के आंचल में सिवा धूप के थप्पड़ों के कुछ नहीं होता। उम्र के जिन हसीन पलों को एक आम लड़की सहज कर रखती, आरुषि उन पलों को अपने जीवन से हटा देना चाहती थी, क्योंकि उन पलों ने उसे आंसू और दम घुट वातावरण दिया था। आज तो उसके जीवन में बाहर की पहली दस्तक हुई थी। द्वार के खुलते ही अनिरुद्ध की इस बात ने उसे अंदर से पूर्ण रूप से तोड़ दिया। आरुषि, मैं तुम्हें सोचने के लिए समय देता हूँ। सुबह मैं तुम्हें फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। अपने दिल पर हमदर्दी को बढ़ावा मत देना। हमदर्दी में बढ़ाया कदम जीवन में पछतावे को बुलवा देता है। फैसला सोच समझ कर करना। भारी कदमों से दोनों ने रेस्टोरेंट से बाहर की ओर कदम बढ़ाए। उसे घर छोड़कर अनिरुद्ध अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।